जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजीव तिवारी और आज मैं आपका सेकेंड चैप्टर फिजिक्स का जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का शॉर्ट नोट्स यानी कि बहुत ही शॉर्ट में पूरे चैप्टर का रिवीजन कराने वाला हूं। तो अगर अभी तक आपको ये चैप्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, आप पूरे वीडियो को जरूर देखेंगे, आपको ये चैप्टर पूरी तरह से समझ में आने वाला है। स्टार्ट करता हूं बिना टाइम बर्बाद किए हमारा पहला टॉपिक, और हमारा पहला टॉपिक है ये कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यानी कि स्थिर वैद्युत विभव क्या होता है। बहुत आराम से समझेंगे बातों को। ये हमारा चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है और यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। इस चैप्टर को मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में एक्सप्लेन करने वाला हूं और इस चैप्टर में जितने भी टर्म्स यूज हुए हैं, जितने भी मेन टॉपिक हैं, मैं सारे टॉपिक्स का फॉर्मूला बताऊंगा और मैं आपको उससे रिलेटेड टॉपिक को समझाऊंगा। आइए स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यानी कि स्थिर वैद्युत विभव होता क्या है। ध्यान से समझेंगे आप। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो टर्म है इसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस में पढ़ा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रॉन प्लस स्टैटिक का, यानी स्थिर वैद्युत जो हमारा है वो क्या होता है सर। ये भौतिकी का वैसा शाखा है, वैसा ब्रांच है जिसमें हम लोगों को आवेश के स्थिर अवस्था का ही अध्ययन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे विभव क्या होता है यानी पोटेंशियल क्या होता है, तो इसको डिफाइन किया जाता है। ध्यान से समझेंगे कैसे। इसको डिफाइन करते हैं हम लोग वर्क डन के फॉर्म में, यानी द अमाउंट ऑफ वर्क डन to bringing a unit positive charge from infinity to a certain point in the presence of electric field, in the presence of electric field, यानी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी किसी एकांक आवेश को इन्फिनिटी यानी अनंत से उठाकर किसी निश्चित बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है वही हमारा विभव कहलाता है। एक बार फिर से बातों को समझें क्योंकि पहला टॉपिक है, ये जानना बहुत जरूरी है। सर पोटेंशियल को डिफाइन कैसे करते हैं? पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं कैसे? अमाउंट ऑफ वर्क डन, वर्क डन करना है सर, कार्य करना है। कैसा कार्य करना है? तो किसी एकांक आवेश को, किसी यूनिट चार्ज को एकांक आवेश को जिसको दिखाते हैं क्यू नॉट से, इसको उठाना है। कहां से उठाना है सर? इन्फिनिटी से उठाकर और किसी सर्टेन पॉइंट तक लेकर आना है और ऐसा पूरा का पूरा काम करना है। कहां पर? इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बोले तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में। अगर हम किसी आवेश को लेकर आते हैं, होगा क्या, जो विद्युत क्षेत्र है उसको अपोज करेगा और आपको उसके जस्ट विपरीत उसके अपोजिट कार्य करना होगा। जब ऐसा करेंगे तो जो वर्क करेंगे यानी हम उसके अपोजिट जो वर्क करेंगे उस चार्ज को लाने के लिए, वही वर्क हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम लोग ध्यान से समझेंगे, आप इसको लिखते चलेंगे, शॉर्ट में समझते चलेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेके आगे बढ़ेंगे। जैसे क्या पोटेंशियल क्या है सर? तो ये किया गया कार्य है, किसी एकांक आवेश यूनिट चार्ज को उठाना है, कहां से? इन्फिनिटी से, लाना कहां है? सर्टेन पॉइंट पर। ये पूरा घटना होगा कहां? इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसके बारे में और ये जानते हैं हम लोग कि ये जो है इसको डिनोट कैसे करते हैं। तो बाबू पोटेंशियल यानी विभव को दिखाते हैं V से और इसका जो फाइनल फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा कार्य बटा एकांक आवेश। कार्य बटा एकांक आवेश इसका फॉर्मूला है जिसको आप कह सकते हैं क्या? तो वर्क डन बाई यूनिट चार्ज, यानी कि V इक्वल टू होता है सर हमारा क्या? वर्क डन बाई यूनिट चार्ज, जो कि पहला पॉइंट हुआ पोटेंशियल के बारे में। आगे बढ़ेंगे पोटेंशियल के बारे में क्या करके कुछ पॉइंट्स और आपको बता देता हूं मैं। ये जो हमारा V है वो एक सदिश राशि है यानी कि एक स्केलर क्वांटिटी है। V हमारा कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। इस बात को ध्यान रखिएगा, V स्केलर क्वांटिटी है। बात आया इसके यूनिट का, इसके मात्रक का, तो वर्क का जूल होता है और चार्ज का कूलम होता है और जूल पर कूलम को ही हम लोग वोल्ट भी कहते हैं। यानी पहला पॉइंट है वर्क बाय यूनिट चार्ज पोटेंशियल कहलाता है। पोटेंशियल को भी से डिनोट करते हैं, ये स्केलर क्वांटिटी है और इसका ऐसा यूनिट है क्या? वोल्ट। आगे बढ़ेंगे, अगर कोई पूछेगा सर इसका कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला वो निकालते हैं कैसे? V का ध्यान से देखेंगे, वर्क का होता है ml स्क्वायर t का पावर -2 और बाई यूनिट चार्ज का होता है 80 और इसको जब हम फाइनल कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा क्या? ml स्क्वायर t का पावर -3 और a का पावर कितना? -1। ये है फाइनल डायमेंशन किसका? हमारा ये फाइनल डायमेंशन है पोटेंशियल का। कैसे हुआ सर? ml स्क्वायर ऑलरेडी था, t का पावर -2 था, एक गया ऊपर तो पावर -3 हो गया और a वाला गया ऊपर तो पावर कितना हो गया? -1, a इनवर्स हो गया। ये 3-4 बात आपको पोटेंशियल यानी कि विभव के बारे में ध्यान रखना है, याद रखना है। क्या एक बार फिर समझ लेंगे, V से डिनोट करते हैं, V इक्वल टू सर W बाई क्यू नॉट। W बाई क्यू नॉट बोले तो वर्क बाई यूनिट चार्ज होता है सर।
ये स्केलर क्वांटिटी सदिश राशि है सर, इसका यूनिट हमारा वोल्ट होता है सर, जूल पर कूलम भी होता है सर, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ml²T -3a-1 होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, इसको आप लिख लेंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, ठीक है। इस तरह से हम लोग पूरे टॉपिक एक एक करके पूरे टॉपिक्स का रिवीजन करने वाले हैं। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि स्थिर वैद्युत विभवांतर क्या होता है। स्थिर वैद्युत विभवांतर क्या होता है, आइए समझते हैं विभवांतर क्या है। सर विभवांतर मतलब विभव का अंतर, डिफरेंस का मतलब क्या है, मान लीजिए इस पॉइंट पे पोटेंशियल VA है और इस पॉइंट पे पोटेंशियल VB है, तो हम अगर AB निकालना है डिफरेंस तो कैसे निकालते हैं, VB माइनस VA से निकालते हैं। वही यहाँ पे डिफिनेशन में कहा जा रहा है कि जब किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हम किसी चार्ज को लेके जाते हैं तो जो हम वर्क करते हैं वही वर्क हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। यानी सीधा सीधा कह सकते हैं कि जो हमारा पोटेंशियल है जो VAB है वो किसके बराबर होगा, तो W/Q0, जो अभी आपने जस्ट पढ़ाया था, W/Q0 यानी वर्क बाई चार्ज। लेकिन यहाँ पे ना हम बात करें डिफरेंस यानी दो पर्टिकुलर पॉइंट का, यानी A से लेके B का, VAB को हम VB माइनस VA लिख सकते हैं और इक्वल टू क्या मिला, तो WAB/Q0, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो WAB यानी कि वर्क मिलेगा Q0 इंटू ब्रैकेट में कितना मिलेगा, तो VB माइनस VA, और यही हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस का फाइनल फॉर्मूला होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस का फाइनल फॉर्मूला यही हमारा है, यानी कि विभवांतर निकालने का फॉर्मूला यही है। W इक्वल टू यानी किया गया कार्य किसके बराबर, Q0 यानी कि आवेश, ब्रैकेट में कितना, तो VB माइनस VA। इससे आप किए गए कार्य और विभवांतर को आराम से निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारा बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, आप इस चीज को भी लिख लीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसको भी अमाउंट ऑफ वर्क डन यानी किए गए कार्य के रूप में ही डिफाइन करते हैं सर। और आप देख सकते हैं हमारा जो फाइनल फॉर्मूला है वो वर्क डन यानी कार्य के रूप में ही आया है, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट टॉपिक की ओर। बाबू अगर मैं बहुत लेंदी बताऊंगा, इसको बहुत लंबा समय लगेगा, तो ये आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि कम समय में 25-30 मिनट में मैं चैप्टर्स का पूरा समरी आपको बता दूं, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आप उसको सुन ले, समझ ले, दोनों ही मीडियम के बच्चे, इंग्लिश मीडियम के भी और हिंदी मीडियम के भी, ताकि आपको कहीं भी कोई भी समस्या इसमें ना हो। और आगे आएगा टॉपिक हमारा पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी क्या, बिंदु आवेश के कारण विभव क्या होता है। यानी अगर कोई एक बिंदु आवेश है, यहाँ पर Q रखा हुआ है बिंदु O पर, और हमको यहाँ से R दूरी पर कहीं एक बिंदु P है और इस जगह पर विभव निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। सर आपने बताया था अनंत से उठाओ किसी आवेश को और इस पॉइंट पर लेकर आओ, इस पूरा का पूरा काम इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंट में करो, और ऐसा करने में जो आप वर्क करेंगे वही वर्क आपका विभव यानी कि पोटेंशियल कहलाएगा। जब हम इसको डिराइव करेंगे तो उस केस में पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का जो फाइनल फॉर्मूला मिलेगा वो होगा हमारा V इक्वल टू कितना, तो KQ/R। ये विभव निकालने का फाइनल फॉर्मूला होता है। यानी यहाँ से आप बिंदु आवेश के कारण विभव यानी पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज जब भी निकाला, किसी भी सिंगल चार्ज का पोटेंशियल निकालना होता है, उसका फॉर्मूला यूज करते हैं V इक्वल टू कितना, KQ/R, जिसमें K का जो वैल्यू है आप सभी को पता है 9 × 10⁹ या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। V हमारा विभव यानी पोटेंशियल है, Q हमारा आवेश यानी चार्ज है, और R हमारा क्या है, दूरी, यानी इस चार्ज से कितना दूरी पे निकालना है आप इसी फॉर्मूला के हेल्प से निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया कि बताएं आप किसी भी, इसको आप लिख लीजिएगा जरूर, ठीक है, किसी भी 10 माइक्रोकूलम चार्ज से, किसी 10 माइक्रोकूलम चार्ज से अगर पूछा गया कि 12 सेंटीमीटर की दूरी पर V क्या होगा, 10 माइक्रोकूलम चार्ज से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर V यानी कि विभव क्या होगा, तो V इक्वल टू फॉर्मूला सर KQ/R, जिसको आप इजीली बना लेंगे। K का वैल्यू तो सर फिक्स ही होता है, 9 × 10⁹ इंटू Q हमारा 10 माइक्रोकूलम है। आप लोगों ने माइक्रो पिको नैनो का नाम सुना होगा, माइक्रोकूलम में 10⁻⁻⁶ करते हैं, और बाई R मतलब डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है, डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो 12 मीटर मिल जाएगा हम लोग को, यानी 0.12 मीटर। आप इसको कैलकुलेट करेंगे और आपको यहाँ से इजीली भी मिल सकता है। यानी इस तरह का जब क्वेश्चन रहे कि इतने चार्ज से इतना डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होगा, तो हम लोग इस फॉर्मूला का, इस सिंपल से फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ बाबू नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या, पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी भी किसी भी विद्युत विभवांतर हम लोगों को निकालना है, पोटेंशियल निकालना है किसके लिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी किसी भी द्विध्रुव के लिए। यानी द्विध्रुव के लिए हमारा पोटेंशियल यानी कि विभव क्या होगा,
फिर से एक बार हिंदी मीडियम के बच्चे लिख लेंगे, द्विध्रुव के लिए हमारा विभवांतर यानी विभव क्या होगा। इसमें 3 केस आप लोगों ने पढ़ा। पहला केस मैं आप लोगों को पढ़ाया हूं ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर हम लोगों को डाइपोल के एक्सियल लाइन पे निकालना हुआ, डाइपोल के एक्सिस पे निकालना हुआ, तो सर हम लोग कैसे पोटेंशियल निकालते हैं। सर ये ना आप समझाइए थोड़ा अच्छे से। ये बाबू हमारा हुआ डाइपोल, यहाँ ना माइनस क्यू चार्ज, यहाँ ना प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पॉइंट ए, यहाँ पॉइंट बी, सेंटर पॉइंट ओ, आधा आधा ए और ए में बांट दिए, ये हमारा डाइपोल हो गया। अब इसके एक्सियल लाइन बोले तो डॉट 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 इसी को आगे बढ़ा देते हैं। कहीं यहाँ पॉइंट पी जो सेंटर ओ से आर डिस्टेंस पे है, इस जगह पे पोटेंशियल निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। इस जगह पे पोटेंशियल यानी कि विभव जो है, इसका जो है हिंदी में क्या हमारा होगा, ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल का मतलब ये है कि आपको किसी भी द्विध्रुव के एक्सियल लाइन बोले तो अक्षीय रेखा पर विभवांतर यानी कि विभव निकालना है। जब अक्षीय रेखा पर निकालना होगा सर, अक्षीय रेखा निरक्षीय रेखा, याद करो बाबू हिंदी मीडियम के बच्चों, हम आप लोगों को ये बात को समझाए हैं। ये हमारा रिवीजन के लिए वीडियो है, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से रिवीजन करने वाले हैं। चैप्टर्स 2 का एक रिवीजन होगा, ठीक है। जो भी बच्चे ऑफलाइन क्लास में क्लास किए हुए हैं उनके रिवीजन के लिए पर्पज से ये वीडियो है, और जो बच्चे हमें ऑनलाइन माध्यम से देख रहे हैं मैं उनको बता देता हूँ, इस चैप्टर को अगर आप एक बार थोड़ा थोरोली पढ़े हुए हैं, 1 शॉट वीडियो देखे हुए हैं, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए काम आने वाला वीडियो है। इसमें आपको मैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताने वाला हूं, उसको अच्छे से समझेंगे आप। तो ये हमारा सर एक द्विध्रुव डाइपोल है और ये इसका अक्षीय रेखा है। सवाल ये है कि इस अक्षीय रेखा पर अपना विभव यानी कि पोटेंशियल लगा कौन कौन रहा है, एक बार प्लस क्यू और एक बार माइनस क्यू। जब हम दोनों को वहां पे निकालेंगे और दोनों को वैल्यू को जब हम ऐड करेंगे तो हमको फाइनल फॉर्मूला क्या मिलेगा, V इक्वल टू KP और क्या तो बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको आप याद रखें, इसको लिख लेंगे। अक्षीय रेखा पर यानी कि ऑन द एक्सियल लाइन पे डाइपोल का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू KP आर स्क्वायर माइनस कितना ए स्क्वायर। मैं आगे बढ़ता हूं इसका केस 2 में। केस 2 कहता है ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। सर मान लीजिए आपका ना वही बात है, ये फिर से एक डाइपोल ही है, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, यही आपका डाइपोल का फॉर्मेशन सेंटर पॉइंट ओ, ए और ए में बांटा गया है। अगर इसी को इक्वेटोरियल मतलब बीचों बीच निरक्षीय रेखा पर निकालना है, अक्षीय रेखा के बाद हम लोग पढ़ते हैं निरक्षीय रेखा। अगर निरक्षीय रेखा पे निकालना है तो क्या करेंगे सर, बहुत ही आसान सा बात है। अगर आपको निरक्षीय रेखा पे निकालना है तो निरक्षीय रेखा मतलब क्या होता है, सेंटर से बीचों बीच, सेंटर से बीचों बीच, सेंटर से बीचों बीच निकालना है। अब बताओ यहाँ पर बाबू ये जो सेंटर से बीचों बीच है परपेंडिकुलर कितना डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे है। यहाँ पर ताकत विभव लगा कौन रहा सर, एक बार माइनस क्यू और एक बार कौन सा प्लस क्यू। सर यहाँ से यहाँ का अगर पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ये लंबवती आधार है तो 90 के सामने आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो मिलेगा क्या ना, दोनों का डिस्टेंस भी बराबर, यहां से दोनों का डिस्टेंस भी बराबर, डाइपोल का मैग्नीट्यूड भी बराबर, और जब मैग्नीट्यूड भी बराबर है डिस्टेंस भी बराबर है तो दोनों तरफ से एक नेगेटिव पोटेंशियल और एक पॉजिटिव पोटेंशियल लगाएगा। जब दोनों को ऐड करेंगे तो फाइनल भी कितना मिलेगा हम लोगों को, 0। 0 मिले कारण क्या है सर, शून्य क्यों मिला, क्योंकि बीचों बीच है, यहाँ से यहाँ का दूरी बराबर, यहाँ से दूरी बराबर, दोनों जो ताकत लगेगा ताकत भी बराबर ही आएगा क्योंकि बराबर डिस्टेंस पे है, और दोनों का चार्ज तो बराबर का मैग्नीट्यूड जो है दोनों का बराबर ही होता है। जब इसका परिमाण मैग्नीट्यूड बराबर है, दूरी बराबर है, तो लगने वाला ताकत भी बराबर, लेकिन एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव जोड़ने पे कितना मिला हम लोगों को, 0। तो आगे बढ़ते हैं तीसरे केस की ओर। आप इसको लिखते चले, एकदम याद रखो ना, सिंपल। एक्सियल लाइन पे पोटेंशियल क्या होगा, एक्सियल पोटेंशियल का V इक्वल टू कितना, KP आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इक्वेटोरियल पे कितना होता है तो 0, और एनी पॉइंट पे अगर कहीं भी निकालना हुआ, कहीं भी बोले तो सर मान लीजिए ना यही डाइपोल है, सर बार बार डाइपोल बनाइए, इतना बार बनाइए कि हम लोगों को एकदम यादें हो जाए, देख लो याद हो जाना चाहिए। ये ए और ए है, मान लो पॉइंट पी कहीं यहाँ पर है, जो कहीं भी है आर डिस्टेंस पे, अगर वहां पे निकालना हुआ, वहां पे निकालना हुआ हम लोगों को, उस जगह पे निकालना हुआ कि बताइए कितना होगा, उस जगह पे इसका डाइपोल यानी पोटेंशियल कितना होगा डाइपोल के लिए एट एनी पॉइंट पे, किसी भी बिंदु पर कितना होगा, तो फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू KP cos थीटा बाई आर स्क्वायर। याद रखेंगे V इक्वल टू कितना, KP cos थीटा बाई आर स्क्वायर। हर फॉर्मूला में R का मतलब तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, आर का मतलब दूरी कहां से, केंद्र से, सेंटर से, और कॉस थीटा मतलब तो कौन है, एंगल है, यानी यहां से कितने, सेंटर से कितने एंगल पे रखा गया, 30 डिग्री पे, 40 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, इस तरह से करके इसको हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप इस 3 केस को अच्छे से समझ लीजिए, लिख लीजिए, फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, इससे हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
अगर मैं आपको आपका कमेंट रहा, अगर आपका डिमांड रहा इस वीडियो में आप कमेंट करेंगे, बताएंगे कि सर हमको पूरे डेरिवेशन का भी सर एक हम लोगों को वन शॉट वीडियो चाहिए पूरे डेरिवेशन का, तो मैं प्रयास करूंगा आपके कमेंट के माध्यम से, कमेंट को देखकर अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट रहेगा तो मैं इसका डेरिवेशन का भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। आगे मैं बढ़ता हूं, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस कह रहा है बहुत सारा चार्ज अगर रहेगा, बहुत सारा चार्ज है, बहुल आवेश है, मल्टीपल चार्ज है, तो उसके लिए जो है ना पोटेंशियल क्या होगा, यानी यहाँ पे क्या कह रहा है, बहुल आवेशों के लिए विभव क्या होता है, बहुल आवेशों के लिए विभव, बहुल आवेशों के लिए विभव कैसे निकालते हैं। सर बड़ा ही आसान ये टॉपिक है, मैं आपको इसको इजीली समझा देता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज यहाँ है Q1 जो R1 डिस्टेंस पे है, जो हमारा यहाँ से R1 डिस्टेंस पे है, एक चार्ज है Q2 जो R2 डिस्टेंस पे है, एक चार्ज है Q3 जो R3 डिस्टेंस पे है, इसी तरह से मान लीजिए डॉट 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 एक चार्ज है Qn जो Rn डिस्टेंस पे, कहाँ से, सेंटर पॉइंट O से। आपको पता ये करना है कि सबका मिला के पोटेंशियल क्या होगा, याद रखेंगे क्योंकि सदिश राशि है तो सबका पोटेंशियल अगर निकालना होगा तो सबका हम लोगों को अदिश राशि है, सबका अलजेब्रिक सम करना होगा, सर सीधा सीधा बीजगणितीय जोड़, बीजगणितीय योग करना होगा आपको। V1 निकालेंगे तो k Q1/R1 हो जाएगा, V2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा k Q2/R2 हो जाएगा, V3 निकालेंगे कितना हो जाएगा k Q3/R3 हो जाएगा। इस तरह से डॉट 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 अगर Vn निकालेंगे तो k Qn/Rn हो जाएगा और सबको सिंपल जोड़ देंगे और हम लोगों को क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस मिल जाएगा। सर करना क्या इसमें, परिभाषा क्या कहता है, सभी आवेशों के कारण जो विभव लग रहा है, यानी कि जो पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस है, सिस्टम ऑफ चार्जेस है, सबका जो अलजेब्रिक सम होगा सर, सबका जो बीजगणितीय योग होगा सर, वही हमारा जो है वो कहलाएगा क्या, टोटल पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। इसको लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा आप। सर इसमें क्या लिखना होगा, लिखना होगा V इक्वल टू कितना, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, Vn तक। क्यों, क्योंकि सभी चार्जों का, सभी आवेशों का जो आपका अलजेब्रिक सम होता है, अगर वेक्टर तो वेक्टर सम होता, स्केलर तो अलजेब्रिक सम होगा, वो टोटल के बराबर होता है। नेक्स्ट है इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कि सम विभव पृष्ठ क्या होता है। जैसा इसका नाम है सम विभव पृष्ठ का मतलब ये है वैसा पृष्ठ, वैसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल बराबर होता है, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल होता है, उसी सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस कहा जाता है। एक बार फिर समझते हैं सर, द सरफेस एट विच पोटेंशियल इज इक्वल एट एवरी पॉइंट, प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक जगह पे, प्रत्येक स्थान पे अगर विभव समान है, इक्वल है, तो उसको सम विभव पृष्ठ कहेंगे। और उसका जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, 4-5 प्रॉपर्टी, उसको पहला समझ लीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस इज 0, यानी कि विभवांतर शून्य होता है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि सम विभव पृष्ठ में जो है वो विभवांतर कैसा होता है, तो हमारा विभवांतर बाबू शून्य होता है, यानी विभवांतर 0 होता है। ठीक है, क्यों 0 होता है सर, क्योंकि पोटेंशियल बराबर है, तो अगर हम पोटेंशियल का डिफरेंस निकालेंगे तो पोटेंशियल का डिफरेंस भी जो है, क्योंकि VA और VB इक्वल है, तो जब हम VBA निकालेंगे या VAB निकालेंगे और VA माइनस VB करेंगे, क्योंकि सम विभव पृष्ठ है, यानी कि दोनों ही स्थान पे VA और VB बराबर है, जब बराबर है तो VA माइनस VA या VB माइनस VB सेम वैल्यू मिलने पे कितना मिलने वाला, हम लोग को यहाँ से 0 मिलने वाला। नेक्स्ट कह रहा है वर्क डन इज 0, याद रखिएगा सब शॉर्ट में आपको बताएं, एकदम याद रखिए, शॉर्ट में भी आप याद रखेंगे, आपका काम चलेगा। ये टॉपिक 2 मार्क्स का एग्जाम में पूछता है आपका, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, उसके 2 प्रॉपर्टी को बताइए। मैं आपको यहाँ पे 5 प्रॉपर्टी समझा रहा हूँ, कोई भी 2 याद रखिएगा। पहला कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस इज 0, दूसरा कह रहा है वर्क डन इज 0, यानी किया गया कार्य शून्य होता है, किया गया कार्य शून्य होता है। आप लिख लीजिएगा किया गया कार्य, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ बाबू, कैसा होता है, शून्य होता है, इसको आप लिख लीजिएगा जरूर अच्छे से। यानी जब समविभव पृष्ठ है हमारा तो किया गया कार्य कितना होगा, 0 होगा। तीसरा कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज, हमेशा जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या होता है, तो सतह का लंबवत होता है। हिंदी में सुनो और लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, यानी कि क्या है, जो हमेशा विद्युत क्षेत्र है वो सतह का कैसा होता है, लंबवत होता है। इसको लिख लीजिए आप सुन के अच्छे से, लंबवत होता है सतह का, यानी हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, समविभव पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम पास करेंगे वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस पास होगा, हमेशा क्षेत्र के लंबवत पास होगा। सरफेसेस नेवर क्रॉस ईच अदर, कभी भी जो हमारा समविभव पृष्ठ है एक दूसरे को काट नहीं सकता है सर, क्योंकि पोटेंशियल बराबर है तो काटेगा नहीं, यानी कभी भी क्रॉस नहीं करेगा। और आखिरी पॉइंट कहता है स्ट्रॉन्ग फील्ड सरफेसेस, स्ट्रॉन्ग फील्ड
ये थोड़ा सा इसको मैं जोड़ जोड़ के लिखता हूँ। स्ट्रॉन्ग फील्ड में प्लस सरफेसेस कैसा होता है, तो आसपास होता है, क्लोजर होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड में सरफेसेस कैसा होता है, तो क्लोजर होता है। और वीक फील्ड में, कमजोर क्षेत्र में, सरफेसेस अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, यानी दूर दूर होता है। पॉइंट थोड़ा लंबा था, मैं इसको शॉर्ट में लिखवाया हूँ। याद रखेंगे जहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड है, जहां पे मजबूत क्षेत्र है, वहां पे क्या है, हमारा जो सरफेस है वो क्लोजर है, मतलब पास पास होगा सरफेस, विद्युत क्षेत्र पास पास होगा, ठीक है, सरफेस के पास। और जहां पे स्ट्रॉन्ग, हमारा जहां वीक फील्ड है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर वीक है, कमजोर है, वहां पे सरफेसेस कैसा है, दूर दूर सरफेसेस हमारा, यानी सरफेसेस अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, सरफेस एक दूसरे से बहुत दूर दूर होने वाला है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इस 5 प्रॉपर्टी को ध्यान रखिए। फिर से एक बार मिलाते हैं। पांचों प्रॉपर्टी क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी समविभव पृष्ठ, कैसा वैसा पृष्ठ वैसा सरफेस, जिसके हर एक पार्ट पे पोटेंशियल इक्वल हो, बराबर होगा, वो हमारा समविभव पृष्ठ कहलाने वाला है। 5 प्रॉपर्टी में पहला कह रहा है क्या, कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस है, वो 0 होता है। दूसरा, वर्क डन 0 होता है। तीसरा कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। चौथा, कभी भी ये सरफेस एक दूसरे को काटता नहीं है, क्रॉस नहीं करता है। और लास्ट कह रहा है कि जहां पे सरफेस क्लोजर है वहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, और जहां पे सरफेस दूर दूर है वहां पे वीक फील्ड होगा। 7वां पॉइंट, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये VVI टॉपिक है बाबू, ये VVI डेरिवेशन VVI आपके एग्जाम के लिए है ना, ये आपके एग्जाम में आने का चांस ज्यादा है। इस टॉपिक को 2025 के लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में क्या संबंध है, आपको बता दें, दोनों में संबंध है E = -dV/dx, जिसमें ये जो माइनस का साइन है, नेगेटिव साइन, वो इंडिकेट करता है, दर्शाता है क्या, कि जो विद्युत क्षेत्र है, जो विद्युत क्षेत्र का दिशा है, विद्युत क्षेत्र का जो दिशा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की दिशा वो किधर है, डिक्रीजिंग पोटेंशियल, यानी घटते हुए विभव की ओर होता है, घटते हुए विभव की ओर होता है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, घटते हुए विभव की ओर होता है। इसको ध्यान रखिएगा। डेरिवेशन प्रूफ करना है एग्जाम में, ये 3 मार्क्स का आएगा। E = कितना, -dV/dx, यही रिलेशन है किसमें, विद्युत क्षेत्र में और विद्युत विभव में। और इसमें माइनस का साइन दर्शाता है, बताता है क्या, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा होगा, जो विद्युत क्षेत्र का दिशा होगा, वो घटते हुए विभव यानी डिक्रीजिंग पोटेंशियल की ओर होता है। और dV/dx का जो रिलेशन है, dV/dx का जो रिलेशन है, इसी को हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं, याद रखिएगा। dV/dx का जो पोटेंशियल है, सॉरी जो रिलेशन है, इसी को हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं, यानी दूरी में और विभव में जो संबंध है, जो रिलेशन है, उसी को पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहा जाता है। इसको ध्यान रखेंगे। फाइनल फार्मूला याद रखेंगे, E = -dV/dx, माइनस क्यों, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, याद रखिएगा बाबू। आते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द डाइपोल, किसी भी डाइपोल में संचित ऊर्जा क्या होता है, किसी भी द्विध्रुव में संचित स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, द्विध्रुव में संचित स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, इस बात को ध्यान देना है और समझना है कि क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सर स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए, पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं, तो जब आप किसी भी डाइपोल को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे, जैसा कि हम यहाँ पे अभी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए हैं और यहाँ पे एक डाइपोल को रख देते हैं। ये डाइपोल है हमारा -q और +q, ठीक है। और इसको जब रखेंगे तो इसके ऊपर ना टॉर्क लगेगा, टॉर्क यानी बल आघूर्ण लगेगा, बल आघूर्ण, जिसको फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा, टाउ = P sin थीटा, बल आघूर्ण लगेगा। लेकिन जैसे ही इसको हम यहाँ से उठा के और कहीं यहाँ पर ले आए, यानी इसको θ1 से डिस्प्लेस करा के θ2 पर ले आए, तो इसके अंदर जो वर्क करना पड़ेगा, वही वर्क जो है ना हमारा, वही जो कार्य है ना, वो ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। यानी कि पहले से ऐसे रखा हुआ था, इस पे लगने वाला बल आघूर्ण टॉर्क कितना था, टाउ = P sin थीटा। अब हमको चाहिए ऊर्जा यानी कि एनर्जी। सर एनर्जी तो आप बताई है, पढ़ाई है, जो कार्य करते हैं वही ऊर्जा के रूप में जमा हो जाता है। तो यहाँ पे कार्य करेंगे, कैसा कार्य करेंगे, इसको यहाँ θ1 से उठा कहाँ लाएंगे, θ2 पर। ऐसा करने में जो कार्य करेंगे वही इसमें ऊर्जा के रूप में जमा हो जाएगा। और वही कार्य हम लोग जब निकालेंगे तो फाइनल फॉर्मूला W = मिलेगा हम लोगों को क्या, PE, और ब्रैकेट में मिलेगा cos θ1 - cos θ2। बाद में क्योंकि यही कार्य ऊर्जा होता है, फॉर्मूला यही हो जाएगा, U = कितना, PE cos θ1 - cos θ2। सर P क्या है, E क्या है, आपको बता दें, आपका जो P है यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण यानी डाइपोल मोमेंट है,
एक बार फिर से क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव, बाबू हिंदी मीडियम वाले बाबू लोग ना बात को सुन सुन के भी लिखा कीजिए। हम लिखते दोनों ही मीडियम में प्रयास करते हैं, लेकिन आप हिंदी वाले सुन के लिखिए। P द्विध्रुव आघूर्ण है और जिसको P निकालने का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, 2AQ। 2A मतलब डाइपोल के बीच का दूरी होता है, डाइपोल लेंथ होता है, और Q मतलब आवेश होता है। E क्या है यहाँ पर, E है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र। E है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र। इस वाले फॉर्मूला में PE मिल गया cos θ1 मतलब पहले कितना कोण पे था, cos θ2 मतलब बाद में कितना कोण पे चला गया। इसी फॉर्मूला से हम लोग संचित ऊर्जा यानी एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। जब इसमें आप देखेंगे, जब डाइपोल को परपेंडिकुलर टू द फील्ड रखेंगे, जब पैरेलल टू द फील्ड रखेंगे, एक बार आपको एनर्जी यानी कि ऊर्जा मैक्सिमम मिलेगा और एक बार आपको ऊर्जा मिनिमम मिलेगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आप इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, इसको आप लिख लीजिए कि कैसे हम लोग इसको लिखेंगे। W = PE cos θ1 - cos θ2, ये संचित ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, परावैद्युत क्या है। सर डाइलेक्ट्रिक यानी परावैद्युत देखा जाए तो हमारा एक इंसुलेटर होता है, कुचालक होता है, लेकिन इससे होकर करंट तो पास नहीं हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक दूसरे पे एक्सर्ट हो सकता है। स्थिर वैद्युत बल को ये लगने का अनुमति प्रदान करता है, यानी कि परावैद्युत एक कुचालक पदार्थ होता है जो जिससे होकर विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र प्रवाहित तो नहीं हो सकता है, लेकिन क्या होता है सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि बल एक दूसरे पे आरोपित हो सकता है। यानी याद रखेंगे सर, डाइलेक्ट्रिक नेसेसरली एन इंसुलेटर। एग्जाम्पल क्या है इसका, तो माइका और क्वार्ट्ज जो है यानी सीसा, मोम, कागज, ये सब जो है हमारा वो डाइलेक्ट्रिक में आ जाता है। डाइलेक्ट्रिक जो है उसको ध्रुवीय और अध्रुवीय में यानी पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के रूप में बांटा गया है। पोलर और नॉन पोलर में पोलर क्या है यानी ध्रुवीय क्या है, मैं इसको ऐसा लिख दिया हूं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। नॉन पोलर में क्या, अध्रुवीय में क्या होता है, जिसका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ मास है वो कोइंसाइड कर जाता है, यानी जिसके धन आवेश के केंद्र और ऋण आवेश के केंद्र संपाती होते हैं, आपस में मिक्स हो जाते हैं, वो अध्रुवीय अणु कहलाते हैं, अध्रुवीय परावैद्युत कहलाते हैं। और ध्रुवीय वाला में क्या होता है, जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव जो है डज नॉट कोइंसाइड यानी संपाती नहीं होता, मतलब इसमें क्या होता है कि दोनों अलग अलग होता है, इसमें दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो अलग अलग होता है। याद रखेंगे क्या, अध्रुवीय में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड कर जाता है, जबकि ध्रुवीय में कोइंसाइड नहीं करता, अलग अलग होता है। इसका एग्जांपल है CO2, O2, H2। इस तरह का जो जितना भी है ये क्या होता है, इसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, क्योंकि अगल बगल वाले के साथ जो है वो कंप्रेसेबल होते हैं, जबकि इसमें क्या होता है, इसका जो है एग्जाम्पल है आपका HCl, H2O, इस तरह का, जिसका कि डाइपोल मोमेंट जो होता है वो 0 नहीं होता है। इसको याद रखेंगे। तीनों बात मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। क्या क्या, तो अध्रुवीय में क्या है, धन आवेश के केंद्र, ऋण आवेश के केंद्र संपाती होते हैं, और ध्रुवीय में संपाती नहीं होते, अलग अलग होते हैं। इसका एग्जांपल CO2, O2, H2, उसका एग्जांपल HCl और H2O। और इसमें क्या है, 0 डाइपोल मोमेंट होता है, यानी कि इसका द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो शून्य होता है, और इसका शून्य नहीं होता है। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, इसको आप लिख लीजिएगा बाबू, मैं इसको थोड़ा सा रोक देता हूँ, समझ आपको आ जाए क्या क्या लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट ध्रुवीकरण क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है। तो ये ऐसा घटना है, द फेनोमेनन, जिसमें हम क्या करते हैं, तो अध्रुवीय को रख के और इलेक्ट्रिक फील्ड पास करा के उसको ध्रुवीय बना देते हैं। फिर से एक बार, नॉन पोलर को रख के इलेक्ट्रिक फील्ड पास कराते हैं और नॉन पोलर को पोलर बना देते हैं, यानी कि पहले से जो है वो नॉन पोलर है, मतलब प्लस माइनस ऊपर नीचे है, प्लस माइनस ऊपर नीचे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड पास कराएंगे, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड पास कराएंगे इस, ठीक है ना, इसमें तो क्योंकि फोर्स लगाने का अनुमति देता है, अगर प्लस से जाता है माइनस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो इसमें होगा क्या, अगले ही फिगर में ऐसे होगा, प्लस की तरफ माइनस आ जाएगा और इससे प्लस दूर दूर हो जाएगा, और जब ये दूर दूर हो जाएगा मतलब ये ध्रुवीय हो गया। कैसे ध्रुवीय हो गया, तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर जो है दोनों अलग अलग हो गया, यानी कि अध्रुवीय को ध्रुवीय बनाना, नॉन पोलर को पोलर बनाना इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, उसी घटना को बोलते हैं पोलराइजेशन। डिफिनेशन क्या होगा, द फेनोमेनन ऑफ, क्या वैसा घटना जिसमें तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को रखेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में, पोलर में, इसी घटना को कहते हैं पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवीकरण। ठीक है, इसको याद रखिएगा, समझ लीजिएगा आप अच्छे से। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर,
और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैपेसिटर। कैपेसिटर संधारित्र क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझिएगा इसको। संधारित्र जो है हमारा एक ऐसा युक्ति, एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका काम क्या है सर, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करना, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करना, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करना, विद्युत आवेश को संचित करना, विद्युत आवेश को संचित करना। याद रखेंगे, ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है, विद्युत आवेश को संचित करता है। इसी को हम लोग संधारित्र तो कहते ही हैं हिंदी में, और इसी को जो है हम लोग कंडेंसर भी कहते हैं। हम लोग जो फैन में कंडेंसर देखते हैं उसी को हम लोग संधारित्र और कैपेसिटर भी कहते हैं। अब फैन वाले कंडेंसर में कभी कंडेंसर लिखा हुआ नहीं देखिएगा, आपको हमेशा वहां पे कैपेसिटर लिखा हुआ ही दिखेगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम और आपको बताते हैं नेक्स्ट कि अगर इसका कैपेसिटेंस निकालना हुआ, अगर इसका धारिता निकालना हुआ तो इसका धारिता हम लोग कैसे निकालते हैं। अगर इसका धारिता निकालना, अगर इसका कैपेसिटेंस निकालना है तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं। तो इसी का जो कैपेसिटी है, किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटी है, इलेक्ट्रिक चार्ज को कैपेसिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने का जो क्षमता है उसी को ना हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं। कैपेसिटेंस को दिखाते हैं C से, और C इक्वल टू होता है Q बाई V। Q मतलब हमारा होता है चार्ज और V का मतलब होता है पोटेंशियल। ये Q बाई V यानी चार्ज बाई पोटेंशियल इसका फॉर्मूला होता है। इसका जो SI यूनिट है वो चार्ज का कूलम और पर वोल्ट, और कूलम पर वोल्ट को हम लोग फैराड भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा, फैराड भी कहते हैं। कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज, सर बैटरी जैसा ही दिखता है कैपेसिटर ना, दोनों में अंतर यही है कि बैटरी अपने में संचित ऊर्जा एनर्जी को धीरे धीरे कर खर्च करता है, और कैपेसिटर एक ही बार में पूरा अपना एनर्जी, पूरा ताकत को झोंक देता है, ठीक है, यानी तुरंत चार्ज तुरंत डिस्चार्ज हो सकता है। ये आगे आता है कि बहुत सारा प्रीफिक्स आप सुनिएगा, माइक्रोफैराड, नैनोफैराड, पिकोफैराड, इसी का प्रायः यूज करते हैं, बेसिकली यूज करते हैं। पिकोफैराड, नैनोफैराड, माइक्रोफैराड। अगर माइक्रो है तो 10 टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई, नैनो है तो 10 टू द पावर -9, और पिको है तो 10 टू द पावर -12 से मल्टीप्लाई करके हम लोग इसको फैराड में कन्वर्ट कर लेते हैं। बात आया कि सर इसका कैपेसिटेंस का अगर हम लोगों को डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं। कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, विमीय सूत्र भी इंपॉर्टेंट है, समझिए कैसे निकालेंगे। अभी आपने फॉर्मूला बताया C इक्वल टू Q बाई V, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको भूलना नहीं है आपको। C इक्वल टू Q बाई V, C क्या है यहाँ पर, कैपेसिटेंस है, Q क्या है, चार्ज, और V क्या है, पोटेंशियल है। सर इसको हिंदी में बता दीजिए ना, ये आवेश हो गया बाबू, अब ये नीचे ना V वाला क्या हो गया, विभव हो गया, आवेश बटा विभव, उसी को ना हम लोग संधारित्र की धारिता कहते हैं, यानी कितना आवेश कितना विभव। अगर पूछेगा 1 फैराड कितना होता है, तो अगर 1 कूलम का आवेश प्रवाहित होने में एक विभव का पोटेंशियल, एक विभव का अगर हमारा विभव खर्च हो जाता है, 1 वोल्ट का पोटेंशियल खर्च हो जाता है, तो हमारा जो है उसका धारिता 1 फैराड कहलाता है, 1 फैराड कहलाता है। C इक्वल टू Q बाई V है, बात कर रहे हैं डायमेंशन का, डायमेंशन भी इसका इंपॉर्टेंट ही है, इसको याद रखिएगा, डायमेंशन का बात करते हैं। तो C इक्वल टू Q का कितना होता है 80, और V का नहीं पता है तो V को W बाई Q कर लो, क्योंकि अभी तो शुरू में V का पढ़वे किए थे वैसे। अब आ जाओ 80 तो ये है, W का कितना होता है तो ml स्क्वायर T का पावर -2, और बटा Q का कितना हो गया 80, चलो ये वाला 80 चल गया ऊपर, तो कितना हो गया A स्क्वायर T स्क्वायर बाई नीचे देखो तो ml स्क्वायर T का पावर कितना -2। फाइनल देख लो कैसे कैसे कि एकदम तोड़ तोड़ के बता रहे बाबू, एकदम धीरे धीरे। Q का 80, V का W बाई Q, क्योंकि V का W बाई Q तो होता ही है, अगर V का डायरेक्ट याद है तो वैल्यू बैठा दो, और नहीं याद है तो तोड़ तोड़ के करो। W के जहाँ पर ml स्क्वायर T का पावर -2, Q के जहाँ पर 80, W भी नहीं याद है तो W इक्वल टू Fs कर सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब यहाँ से देखो m गया ऊपर पावर -1, l गया ऊपर तो पावर -2, t गया ऊपर 2 और 2 कितना पावर 4, और ये का पावर कितना है 2। यही है डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला है कैपेसिटेंस, यानी कि संधारित्र की धारिता का। तो संधारित्र की धारिता क्या है, उस कितना आवेश को संचित करके रख सकता है संधारित्र, उसी को उसका धारिता कहते हैं। दिखाते हैं उसको C से, और इसका मात्रक फैराड होता है, C इक्वल टू Q बाई V होता है, और इसका जो है ये इसका विमीय सूत्र होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है संधारित्रों का। बाबू चैप्टर बड़ा है, वीडियो थोड़ा सा बड़ा तो रहेगा ही, बहुत शॉर्ट बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा। मैं चाहता हूं एक एक टॉपिक को टच करना कि आपका पूरा का पूरा चैप्टर का बहुत ही मजेदार सा रिवीजन हो जाए। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्या होता है। सर इस कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स को ऐसे जोड़ते हैं, यानी कि कैपेसिटर्स को हम ऐसे जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं, ऐसे जोड़ते हैं कि क्या हो जाए तो इसका जो है सबका
लास्ट इंड जो है दूसरे वाले के फर्स्ट इंड के साथ, फिर दूसरे वाले का लास्ट इंड तीसरे वाले के फर्स्ट इंड के साथ, यानी इन दिस कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इंड टू इंड, छोर से छोर जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में हम लोग संधारित्रों को एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ते हैं ताकि जो है इसमें क्या हो सके, तो इसमें पहला केस में क्या आता है, सेम चार्ज फ्लो हो सके, सेम चार्ज फ्लो हो सके। यानी कि जब हमारा कॉम्बिनेशन सीरीज में होता है तो सभी संधारित्रों से, सभी कैपेसिटर से सेम चार्ज यानी कि एक समान आवेश प्रवाहित होता है। पहला पॉइंट याद रखेंगे, इसमें क्या चार्ज सेम होता है, दूसरा क्या पोटेंशियल अलग अलग होता है। पोटेंशियल जो है सबका डिफरेंट होता है, सबका विभवांतर अलग अलग होता है, किसमें, श्रेणी क्रम संयोजन में। और जब हम बात को याद रख लेंगे, पोटेंशियल अलग होता है, इसका V1 होता है, इसका V2, इसका V3 होता है, लेकिन जब फाइनल सबको जोड़ेंगे तो V1 प्लस V2 प्लस V3 जो है वो टोटल V के बराबर आएगा, V टोटल, जिसको हम लोग V इक्विवेलेंट कहते हैं, उसके बराबर आएगा। यानी अगर ये मान लीजिए 20 वोल्ट का है, यही 20 वोल्ट तीनों में बढ़ जाएगा, किसी में 12, किसी में 8, किसी में 2, और सब जोड़ने पर 20 के बराबर ही आएगा। सर एक बार फिर से शॉर्ट में समझाइए ना। श्रेणी क्रम संयोजन यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इन दिस कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड। इसका मतलब क्या है, द लास्ट एंड ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, पहले का लास्ट दूसरे के फर्स्ट के साथ, दूसरे का लास्ट तीसरे के फर्स्ट के साथ, एंड सो ऑन, आगे भी ऐसे ही जोड़ते हैं, पहले का अंतिम को दूसरे के प्रारंभिक के साथ, दूसरे के अंतिम को तीसरे के प्रारंभिक के साथ। इसमें क्या है, सेम चार्ज फ्लो करता है, सब पे आवेश बराबर बराबर होता है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी सबका जो विभवांतर है वो अलग अलग होता है, लेकिन सबका अलग अलग का जो योग करेंगे, जोड़ करेंगे तो टोटल विभवांतर के बराबर आता है। और इसका जो फाइनल फॉर्मूला होता है विभवांतर धारिता निकालने का, वो क्या होता है, 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट डॉट डॉट। यानी अगर श्रेणी क्रम संयोजन है तो हम इस तरह से सबका अलग अलग जो है धारिता निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूला से। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 6, 7 ये सब जो है सीरीज पैनल पे दिया हुआ है, बहुत आसान सा सवाल है। अगला वीडियो जो मेरा आने वाला है उसमें एनसीईआरटी का पूरा एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 से लेकर 11 तक चैप्टर 2 का कराने वाला हूँ, बहुत ही आसान तरीका से, एक क्वेश्चन आपको समझ में आने वाला। बस इस वीडियो को बढ़िया से देख लीजिए, इसको आप लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे, पहला डिफिनेशन लिख लेंगे, क्या, इंड टू इंड जोड़ते हैं, उसके बाद नीचे सेम चार्ज फ्लो होता है सीरीज में, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है सबका वो क्या होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंट होता है, अलग अलग पोटेंशियल होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और ये इसका फाइनल फॉर्मूला होता है टोटल कैपेसिटेंस निकालने का। अगला आता है हमारा क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, कैपेसिटर्स का समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन क्या होता है, इसी को समांतर क्रम संयोजन भी कहते हैं। इस संयोजन में ना कैपेसिटर्स को ऐसे जोड़ते हैं सर, ऐसे जोड़ते हैं, मतलब क्या, तो सबका प्लस एक जगह और सबका माइनस एक जगह, ऐसे जोड़ा जाता है, ठीक है ना, ध्यान समझिएगा, ऐसे जोड़ेंगे इसको, प्लस और माइनस सबका जो है ना एक सिरा एक कॉमन पॉइंट पे और दूसरा सिरा सबका दूसरा सिरा दूसरे कॉमन पॉइंट पे जाके मिलेगा। तो इस तरह के संयोजन, इस तरह कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। In this combination, capacitors are connected so that the first end of all capacitors are connected at common point, and the last end and the another end are connected at another common point. Then the combination is called parallel combination. इस पार्श्वक्रम संयोजन में विभिन्न संधारित्रों को इस प्रकार जोड़ा जाता है, क्या, कैसे जोड़ा जाता है, सभी का पहला सिरा, प्रथम सिरा एक निश्चित बिंदु पर और अंतिम सिरा दूसरे निश्चित बिंदु पर जुड़ा होता है। इसमें मेन बात क्या है, वहां पे सबका चार्ज सेम था, यहाँ पे सबका पोटेंशियल सेम होता, वहां पर सबका आवेश सेम था, यहाँ पे सबका विभव बराबर होता, हिंदी में विभव बराबर होता है, विभव एक समान होता है। दूसरा, यहाँ सबका चार्ज अलग अलग होता है, वहाँ चार्ज सेम था ना, यहाँ चार्ज सबका क्या है, चार्ज यहाँ सबका डिफरेंट होता है, सबका आवेश अलग अलग होता है, यहाँ पे आवेश अलग होता है। और यहाँ पर भी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 सब आवेश को अलग अलग जोड़ दीजिएगा, यानी इसका Q1, इसका Q2, इसका Q3, तो क्या होगा, टोटल चार्ज के बराबर ही आता है, टोटल चार्ज के बराबर आता है, ठीक है। और इसमें C इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी इसमें कुल विभव निकालना है, कुल धारिता निकालना है, टोटल धारिता निकालना है समांतर क्रम का, तो कैसे निकालते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 लिख के निकालते हैं। तो सर फॉर्मूला में हम लोग क्या लिखेंगे, आप लिख लेंगे पहला इसका डेफिनेशन के रूप में क्या, कि सर इसमें हम लोग सबका पॉजिटिव एक जगह पे, सबका नेगेटिव को एक जगह पे जोड़ देते हैं। इसमें क्या है, पोटेंशियल जो है सबका सेम होता है, सबका चार्ज यानी आवेश अलग अलग होता है, और टोटल अगर निकालने का फॉर्मूला लगाना होगा तो C1 प्लस C2 प्लस C3 से हम लोग उसका टोटल धारिता निकाल लेते हैं, कौन से क्रम का, पार्श्व क्रम का, याद रखिएगा।
अगला टॉपिक आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, जिसको लोग समांतर पट्टी संधारित्र कहते हैं। नाम ही है समांतर पट्टी संधारित्र, यानी पट्टी को समांतर रखना है, पैरेलल रखना है, ऐसा रखना है कि जो है बीच का जो मीडियम हो वो इंसुलेटिंग मीडियम हो, कुछ अलग माध्यम हो, ठीक है, ताकि इसका अलग अलग ऊर्जा संचित किया जा सके। और इसका धारिता निकालने का फाइनल फॉर्मूला क्या आता है, C = A ε0/d, यानी कि C मतलब है धारिता। अगर धारिता निकालना है समांतर पट्टी संधारित्र का तो निर्भर करता है A मतलब एरिया पर यानी कि क्षेत्रफल पर, ε0 का मतलब क्या है, परमिटिविटी पे यानी विद्युतशीलता पे, विद्युतशीलता पे डिपेंड करता है, विद्युतशीलता पे डिपेंड करता है, परमिटिविटी पे डिपेंड करता है। और तीसरा D मतलब दोनों के बीच की दूरी पे यानी सेपरेशन पे डिपेंड करता है। यही फाइनल फॉर्मूला है। इसी पे एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज का बहुत ही आसानी से बन जाएगा कि समांतर पट्टी संधारित्र की धारिता कैसे निकालना है। तो फाइनल फॉर्मूला इसका क्या है, C = A ε0/d। इससे आप समांतर पट्टी संधारित्र की धारिता को इजीली निकाल सकते हैं। ये हमारे पास समांतर पट्टी का डायग्राम देख सकते हैं, फिगर है जो एनसीईआरटी वाला फिगर ही है, दो पट्टी दोनों दूसरे का समांतर रखा हुआ है, ठीक है, पैरेलल रखा हुआ है। तो ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। फॉर्मूला फोकस करिए, न्यूमेरिकल बनाने के हिसाब से फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। और मैं बढ़ता हूं अगले टॉपिक की ओर, एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर, संधारित्र में संचित ऊर्जा। संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए दो फॉर्मूला हम लोगों को मिला है, एक है U = कितना Q²/2C और दूसरा है U = ½CV²। दोनों ही फॉर्मूला से हम लोग आराम से न्यूमेरिकल बना सकते हैं। तो Q²/2C में Q हमारा क्या डिनोट कर रहा है, आवेश को डिनोट कर रहा है, और C किसी से कर रहा है, धारिता को डिनोट कर रहा है, ठीक है। जबकि इस वाले फॉर्मूला में अगर C और V दिया रहे यानी धारिता दिया रहे और विभव दिया रहे, इसका विभव दिया रहे, तो हम लोग इस वाले फॉर्मूला का यूज करते हैं। यानी हम लोग यहाँ से दोनों फॉर्मूला दिख गया। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10 जो एक्सरसाइज का है वो आपके इसी वाले फॉर्मूला पे ½CV² पे बहुत ही आराम से बन जाएगा। तो अभी आपने देखा सेकेंड चैप्टर में यूज होने वाले सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को मैंने बताया है एक एक करके। आप इसको बहुत अच्छे से इसको लिख लेंगे, समझ लेंगे। किसी भी तरह कोई समस्या होता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आपको प्रॉब्लम है, ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में दूर कर सकूं। हमारा जो अगला वीडियो आने वाला है उसमें एनसीईआरटी चैप्टर 2 एक्सरसाइज का पूरा सवाल होने वाला है। और आप कमेंट के माध्यम से जहां से भी देख रहे हैं ये जरूर बताएं कि वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, और दूसरा बात कि नेक्स्ट वीडियो में आपको कौन से चैप्टर का या कौन से टॉपिक जो है वो अगर लाया जाए तो आपके लिए बहुत बेहतर होने वाला है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।